मिडिल ईस्ट के समंदर में इस समय जो आग लगी है वो आग अब सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं, उसने भारत की चौखट पर दस्तक दे दिया है। शनिवार का दिन था, सूरज ढलने को था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों पर भारत का झंडा लगाए दो जहाज जग अर्नव और सनमार हेराल्ड शांति से गुजर रहे थे। अचानक सन्नाटा चीरती हुई गोलियों की आवाजें आई। ये गोलियां किसी आतंकी गुट ने नहीं बल्कि उस देश की फौज ने चलाई थी जो खुद को भारत का पक्का दोस्त कहता है, मित्र कहता है। जी हाँ, ईरान। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो ईरान हमें चाबहार पोर्ट दे रहा है, जो हमें अपना भाई बताता है, उसने अचानक हमारी ही जहाजों पर बंदूकें क्यों तान दी? क्या ईरान पागल हो गया है या इसके पीछे कोई और बहुत गहरी और खौफनाक साजिश है? इस पूरी गुत्थी को आज करेंगे टेकओवर। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सबसे पहले तो ये समझिए कि ईरान ने ये गोलीबारी क्यों की। क्या भारत से उसकी कोई दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं। असली दुश्मन तो 7 समंदर पार बैठा है, अमेरिका। ट्रंप सरकार ने ईरान के चारों तरफ एक ऐसी घेराबंदी कर दी है, ईरान की तेल वाली नस दबा दी गई है। ईरान का तेल नहीं बिक रहा, उसकी अर्थव्यवस्था बदतर हालत में है। अब घायल शेर जब चारों तरफ से घिर जाता है तो वो छटपटाने लगता है। ईरान वही कर रहा। उसने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका हमारी घेराबंदी नहीं हटाता, हम इस रास्ते से किसी को चैन से गुजरने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने निशाना भारत को क्यों बनाया? भारत को तो वो दोस्त बताते हैं। इसके पीछे ईरान की बहुत शातिर चाल है। वो जानते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद मजबूत है। वो चाहते हैं कि भारत के पेट पर भी लात लगे और जब तेल और गैस की सप्लाई रुकेगी तो भारत चीखेगा और अमेरिका के पास जाएगा, उससे कहेगा कि भाई ईरान से पाबंदियां हटा दो, हमारा काम रुक रहा है। यानी ईरान ने भारतीय जहाजों को ढाल बना लिया, अमेरिका से सौदेबाजी शुरू कर दी और यही चाल चलने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। भारत जिसे वो मित्र कहता है, उसी के कंधों पर बंदूक उसने रख दी है। अब आप कहेंगे कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची तो कह रहे थे कि रास्ता खुला है, सब आ जाओ, फिर गोलियां क्यों चलाई भाई? और यही से शुरू होता है ईरान का असली मेलोड्रामा। ईरान में इस समय एक म्यान में 2 तलवारें फंसी हुई है। एक तरफ है ईरान की सरकार, राष्ट्रपति पेजेश्कियन और उनके विदेश मंत्री, ये लोग नर्म मिजाज के हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया में बातचीत हो, व्यापार चले, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इजराइल लेबनान के बीच हुए युद्ध विराम का फायदा उठाकर शांति बहाली की जाए। अराघची ने बयान भी दिया कि हॉर्मुज खुला है ताकि दुनिया को विश्वास भी दिलाया जा सके और दुनिया का भरोसा भी जीता जा सके। लेकिन दूसरी तरफ है ईरान की असली ताकत, यानी कि IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये ईरान की वो फौज है जो किसी चुनी हुई सरकार को नहीं सुनती। इनका अपना एक अलग साम्राज्य है, इनका अपना एक फॉर्मेट और बिजनेस चलाने का अपना तरीका, इनकी अपनी अलग डिप्लोमेसी है, कूटनीति है। जैसे ही विदेश मंत्री ने कहा रास्ता खुला है, IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी और हुसैन तैयब को लगा कि उनकी बेइज्जती हो गई। उन्होंने भारतीय जहाजों पर फायरिंग करके दुनिया को एक मैसेज यानी कि संदेश देने की कोशिश की। ईरान की सरकार चाहे जो बोले, समंदर में हुक्म सिर्फ और सिर्फ IRGC का चलेगा। लंदन के किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर एड्रेज क्रीग भी यही कहते हैं कि ईरान में इस समय सत्ता का खालीपन है। सुप्रीम लीडर खामेनेई के जाने के बाद वहां ये तय ही नहीं हो पा रहा कि असली चाबी किसके हाथ में है, कौन चला रहा है। राष्ट्रपति कहते हैं कि IRGC लापरवाह हो गई है और IRGC कहती है कि सरकार डरपोक है। इस चक्कर में कौन पिस रहा है? हमारा भारतीय जहाज और तमाम देश। ईरान में इस समय एक नहीं बल्कि 2 सरकारें चल रही है और यही कंफ्यूजन है और यही परेशानी की मुख्य वजह। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ईरान में आखिरकार चल क्या रहा है, बॉस कौन है और कौन किसके पक्ष में। पहला पक्ष
नर्म दल यानी कि राष्ट्रपति पेजेशकियन और विदेश मंत्री अब्बास अराघची ये लोग चाहते हैं कि दुनिया के साथ बातचीत हो, कूटनीति से मामला सुलझे, व्यापार चलता रहे। अराघची ने बयान भी दिया कि लेबनान और इजराइल सीज फायर के बाद हॉर्मुज का रास्ता खुला है। पक्ष 2 यानी कि दूसरा पक्ष कट्टरपंथी है, IRGC है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ईरान की वो फौज है जो किसी के बाप की नहीं सुनती। हाँ, सरल भाषा में कहे किसी की नहीं सुनती। जैसे कि विदेश मंत्री ने कहा कि रास्ता खुला है, IRGC ने भारतीय जहाजों पर गोलियां दाग दी। ये साबित कर दिया कि समंदर में हुक्म सिर्फ उनका चलेगा, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान जिसको मित्र बताता है उसे भी नहीं बख्शेगा। अब दुनिया का 20% तेल और भारत की 90% गैस इसी 39 किलोमीटर रास्ते से आती है। अगर यहाँ एक पटाखा भी फूटता है तो पूरी दुनिया के शेयर बाजार गिर जाते हैं। IRGC ने सिर्फ गोलियां नहीं चलाई, खबरें तो यहाँ तक है कि उन्होंने समंदर के नीचे बारूदी सुरंगे यानी कि सी माइंस बिछा दी है। अब हालात ये हैं कि ईरान का एक अधिकारी कहता है सारे जहाज आ सकते, IRGC इजाजत लेकर ही निकले, जबकि विदेश मंत्री ये कहते हैं कि रास्ता सबके लिए खुला है, इजाजत की कोई जरूरत नहीं। अब एक कैप्टन किसकी बात माने? अगर वो सरकार की मानकर निकलता है तो फौज गोली चलाने लगती है यानी कि सेना, और भारतीय जहाज जग अर्नब और सनमार हेराल्ड के साथ यही हुआ। वो अराघची के बयान पर भरोसा कर बैठे, लेकिन IRGC ने उन्हें अपना निशाना बनाया और अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया। खैर, भारत के लिए फ्रेंडली फायर क्यों है खतरनाक? भारत इस समय एक बहुत पतली रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ हमारे लिए अमेरिका के साथ भी होना एक मजबूरी मानिए, और दूसरी तरफ ईरान के चबहार पोर्ट में हमने अपने डॉलर झोंके, अरबों रुपए निवेश किए। भारत ने ईरान के राजदूत को दिल्ली में तलब किया, उन्हें खरी खोटी सुनाई, अपनी गंभीर चिंता भी दर्ज कराई कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या राजदूत के पास इसका जवाब है? शायद नहीं, क्योंकि राजदूत तो सरकार का नुमाइंदा है और गोली फौज ने चलाई। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ईरान अब विश्वास के काबिल ही नहीं रह गया। अगर कल को ईरान की फौज और सरकार के बीच युद्ध होने लगी, बहस हो गई, तो हमारे जहाज का क्या होगा? क्या हमें भी लाल सागर की तरह यहां अपने युद्धपोत तैनात करने होंगे? अगर ऐसा हुआ तो भारत और ईरान की दशकों पुरानी दोस्ती पर एक दाग लगेगा जो कभी नहीं धुल सकता है, कभी नहीं। और सत्ता की जंग में ये दोस्ती पिस रही है। सच तो यही है कि भाई ईरान के भीतर की ये सत्ता की जंग अब भारत के किचन तक पहुंचने वाली। अगर हॉर्मुज से गैस की सप्लाई रुकी तो भारत में गैस के दाम आसमान छुएंगे। ईरान इस समय भारत पर दबाव बना रहा। भारत अब अमेरिका से ठीक से बात करे, वो भारत को मीडिएटर बनाने की कोशिश करता है और चाहता है कि भारत मीडिएटर बने, लेकिन उसका तरीका बेहद गलत है। दोस्त को गले लगाने के बजाय उसके जहाजों पर गोली चलाना ये साबित करता है कि ईरान में इस समय कोई एक बॉस नहीं। वहां अविश्वास का एक ऐसा कोहरा छाया है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि कल क्या होगा। जब तक ईरान की फौज और वहां की सरकार एक पेज पर नहीं आते, गल्फ कंट्री में स्थिति कुछ ऐसी ही होगी और बारूद की गंध आती रहेगी। तो अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाने जाएं, रसोई गैस का सिलेंडर ले, तो याद रखिएगा कि उसकी कीमत सिर्फ रुपए में नहीं बल्कि हॉर्मुज की उन लहरों पर भी तय हो रही जहां एक समय दोस्ती और बारूद के बीच के खतरनाक खेल चल रहे। भारत के लिए ये अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बचाने के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इस दोस्ताना हमले का डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे जवाब देती है। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।